नंबर, कोई हेडिंग या जो भी स्पेसिफिक जानकारी आप देख रहे हैं वो बताएं। मैं उसी के हिसाब से एकदम सटीक और टॉपिक से जुड़े हुए जवाब दूंगा। चलो दूसरा टॉपिक बताओ, इनफिनिटी के बारे में बताओ। इसमें डिफिनेशन, कॉजेज, इन्विटेशन, ट्रीटमेंट, फिर एआई, आर्टिफिशियल हो गया। इस जितना भी सारा है इनफर्टिलिटी के बारे में बताओ। ये डीसी दत्ता के बुक का है, पूरा एकदम रिवीजन बताओ। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि एक दंपति, पति पत्नी, नियमित असुरक्षित संबंध के बावजूद 1 साल तक गर्भधारण न कर पाए। इसके कारणों में महिला या पुरुष दोनों की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे महिला में ओव्यूलेशन ना होना, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या पुरुष में शुक्राणुओं की कमी। जांच में ओव्यूलेशन टेस्ट, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, एचएसजी और पुरुषों में सीमेन एनालिसिस शामिल है। ट्रीटमेंट में दवाइयाँ जैसे क्लोमिफीन, सर्जरी या हार्मोन थेरेपी हो सकती है। अगर ये काम ना करे तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अपनाई जाती है। ये पूरी तरह से दंपति के कारणों और ज़रूरतों पर आधारित होता है। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी बताओ, क्या क्या कॉजेज हो सकता है। इनफर्टिलिटी के कारण महिला और पुरुष दोनों से जुड़े हो सकते हैं। महिलाओं में ओव्यूलेशन की समस्या जैसे पीसीओएस, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, एंडोमेट्रियोसिस या यूटरस की समस्याएं जैसे फाइब्रॉइड आम है। पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या या गुणवत्ता कम होना, शुक्राणुओं की मूवमेंट में कमी या किसी हार्मोनल या जेनेटिक समस्या के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा उम्र, मोटापा, धूम्रपान, शराब या कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज भी योगदान दे सकते हैं। जीआईएफटी के बारे में बताओ। गिफ्ट यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इसमें महिला के एग और पुरुष के स्पर्म को लैब में मिलाने के बजाय सीधे ही महिला की फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, जहां प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइजेशन होता है। ये तब उपयोगी होता है जब फैलोपियन ट्यूब खुली हो लेकिन हल्की एंडोमेट्रियोसिस या अस्पष्ट इनफर्टिलिटी हो। हालांकि आईवीएफ के मुकाबले ये कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें लैब में फर्टिलाइजेशन पर कंट्रोल नहीं रहता। लैब डायग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी बताओ। इनफर्टिलिटी की लैब डायग्नोसिस में पहले महिला के लिए ओव्यूलेशन की पुष्टि हेतु ब्लड टेस्ट जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल किए जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज या यूट्रस की समस्याएं देखने के लिए हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, एचएसजी या सोनोग्राफी होती है। पुरुषों के लिए सीमेन एनालिसिस किया जाता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता, मोटिलिटी और आकार, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। हार्मोनल टेस्ट जैसे एफएसएच, एलएच भी किए जाते हैं। इन सब जांचों से कारण पता चलता है और ट्रीटमेंट प्लान बनता है। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। ओव्यूलेशन की समस्या में ओव्यूलेशन इंडक्शन जैसे क्लोमिफीन दी जाती है। ट्यूब ब्लॉकेज या एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी की जा सकती है। अगर हल्के कारण है तो आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। पुरुषों में शुक्राणु संबंधी समस्याओं में आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है। हार्मोनल असंतुलन में हार्मोन थेरेपी दी जाती है। हर केस में कारण जानकर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। फीमेल इनफर्टिलिटी बताओ।
फीमेल इनफर्टिलिटी तब होती है जब कोई महिला नियमित असुरक्षित संबंधों के बावजूद गर्भधारण ना कर पाए। इसके प्रमुख कारणों में ओव्यूलेशन ना होना जैसे पीसीओएस, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, एंडोमेट्रियोसिस या यूटेरस की समस्याएं जैसे फाइब्रॉइड है। उम्र, हार्मोनल असंतुलन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी भूमिका निभा सकते हैं। जांच में ओव्यूलेशन टेस्ट, एचएसजी और हार्मोनल टेस्ट आते हैं। इलाज कारण पर निर्भर करता है जैसे ओव्यूलेशन दवाइयाँ, सर्जरी या आईवीएफ जैसी तकनीकें। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इंडक्शन। ओव्यूलेशन इंडक्शन के दौरान मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी है ताकि सही समय पर ओव्यूलेशन हो और मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क कम किया जा सके। इसमें नियमित अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं ताकि फॉलिकल, अंडे वाली थैली का आकार देखा जाए। साथ ही ब्लड टेस्ट से हार्मोन लेवल जैसे ईस्ट्राडायोल मॉनिटर होते हैं। जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तब ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ओव्यूलेशन सही समय पर हो और प्रेगनेंसी का मौका बढ़े। GnRH एनालॉग्स। GnRH एनालॉग्स ऐसे दवाएं हैं जो दिमाग के हाइपोथैलेमस से निकलने वाले प्राकृतिक GnRH की नकल करते हैं। ये शुरुआत में थोड़े समय के लिए हार्मोन LHFSH बढ़ाते हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल से इन हार्मोन्स को दबा देते हैं। इसका इस्तेमाल एंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड या आईवीएफ के दौरान ओवेरियन स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इससे शरीर के हार्मोनल स्तर नियंत्रित होते हैं, जिससे ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो पाता है। आर्टिफिशियल AI इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे आमतौर पर IUI या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, में पुरुष के स्पर्म को लैब में प्रोसेस करके सीधे महिला के गर्भाशय यूटेरस में डाला जाता है। ये तब किया जाता है जब हल्की इनफर्टिलिटी हो, सर्वाइकल म्यूकस की समस्या हो या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो। ओव्यूलेशन के आसपास ये प्रक्रिया होती है ताकि स्पर्म को एग से मिलने का बेहतरीन मौका मिले। ये आसान, कम इन्वेसिव और कई बार सफल विकल्प है। फलोपियन ट्यूब स्पर्म परफ्यूजन। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म एग फ्यूजन यानी निषेचन, फर्टिलाइजेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ओव्यूलेशन के समय अंडाशय ओवरी से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। वही स्पर्म जो संभोग या इंसेमिनेशन से पहुंचे एग से मिलता है। एक स्पर्म एग की बाहरी परत जोना पेलुसिडा को भेदकर उसके भीतर प्रवेश करता है। इसके बाद स्पर्म और एग का जेनेटिक मटेरियल मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं, जो फिर गर्भाशय की ओर बढ़ता है और इम्प्लांट होकर प्रेगनेंसी शुरू करता है। माइक्रो मैनिपुलेशन। माइक्रो मैनिपुलेशन एक तकनीक है जो IVF प्रक्रिया में इस्तेमाल होती है, खासकर तब जब स्पर्म की संख्या या क्वालिटी कम हो। सबसे कॉमन तकनीक है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक स्पर्म को सीधे एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। माइक्रो मैनिपुलेशन के जरिए स्पर्म और एग की हैंडलिंग माइक्रोस्कोप के तहत होती है, जिससे फर्टिलाइजेशन के मौके बढ़ जाते हैं, खासकर मुश्किल केसों में। इम्ब्रो और ऑसोटोसिस डोनेशन। एम्ब्रियो oocyte डोनेशन का मतलब है कि जब किसी दंपति में अपने एग या स्पर्म से गर्भधारण संभव नहीं होता, तब किसी अन्य दाता डोनर के एग या पहले से बने हुए भ्रूण एम्ब्रियो को उपयोग में लिया जाता है। oocyte डोनेशन में डोनर एग लेकर उसे स्पर्म से फर्टिलाइज करके इच्छुक माता के गर्भाशय में रखा जाता है। एम्ब्रियो डोनेशन में पहले से फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो उपयोग किया जाता है। ये उन दंपतियों के लिए एक विकल्प है जिनके अपने एग या स्पर्म काम नहीं कर रहे।
जेस्टिनाइजेशन कैरियर सिरोसिस। जेस्टेशनल कैरियर सरोगेसी एक प्रक्रिया है जिसमें सरोगेट एक दूसरी महिला बच्चे को गर्भ में पालती है, लेकिन उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। माता पिता का एग और स्पर्म या डोनर के लैब में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है, जो फिर सरोगेट के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। सरोगेट सिर्फ गर्भधारण और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह जेनेटिक या कानूनी मां नहीं होती। ये उन दंपतियों के लिए एक विकल्प है जो खुद गर्भधारण नहीं कर सकते। प्रोजेनेसिस और इनफेर्टिलिटी। प्रोजेनेसिस यानी जीव जनन की प्रक्रिया वो प्राकृतिक तरीका है जिससे जीवन आगे बढ़ता है। एग और स्पर्म मिलकर नया जीवन बनाते हैं। इनफर्टिलिटी तब होती है जब इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा आ जाती है, जिससे गर्भधारण संभव नहीं हो पाता। इनफर्टिलिटी के कारण जैसे ओव्यूलेशन की समस्या, ट्यूब ब्लॉकेज या स्पर्म की कमी प्रोजेनेसिस को सफल नहीं होने देते। इसलिए इनफर्टिलिटी के इलाज का मकसद है इस बाधा को दूर करके प्रोजेनेसिस को सफल बनाना। VED वैल्वुलर एपिथेलियल डिसऑर्डर। BED यानी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति थोड़े समय में बहुत ज़्यादा खाना खाता है और इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद वैल्वुलर एपिथेलियल डिसऑर्डर, इसका डायग्नोसिस, रिएक्शन एंड मैनेजमेंट। वल्वर एपिथेलियल डिसऑर्डर्स में मुख्यतः वल्वा की ऊपरी सतह से जुड़ी समस्याएं आती हैं, जैसे वल्वर इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, VIN या पेजेट्स डिजीज। डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी यानी ऊतक का छोटा सैंपल लिया जाता है। ट्रीटमेंट VIN में लेज़र थेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्रीम या सर्जरी हो सकता है। पेजेट्स डिजीज में अक्सर सर्जिकल एक्सेशन की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट में रेगुलर फॉलोअप, लक्षणों की मॉनिटरिंग और लंबी अवधि तक निगरानी शामिल है। वजाइनल वाल सिस्ट। वैजिनल वॉल सिस्ट एक छोटे थैले जैसे होते हैं जो वजाइना की दीवार पर बन जाते हैं। ये अक्सर जन्मजात हो सकते हैं या किसी चोट, संक्रमण या सर्जरी के बाद बन सकते हैं। ज़्यादातर सिस्ट छोटे और बिना लक्षण वाले होते हैं, लेकिन अगर बड़ा हो जाए या परेशानी दे तो डायग्नोसिस पेल्विक एग्जाम से होता है। इलाज में अगर सिस्ट लक्षण दे रहा है तो सर्जिकल रिमूवल या ड्रेनेज किया जाता है। benign tumor of vulva of the vulva। वल्वा के बिनाइन ट्यूमर यानी गैर कैंसरस गांठें आमतौर पर लिपोमा, फैट से भरे, फाइब्रोमा, फाइबरस टिश्यू से या बार्थूनिन सिस्ट जैसी हो सकती हैं। ये अक्सर दर्द रहित होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। डायग्नोसिस आमतौर पर शारीरिक जांच से होता है, लेकिन संशय होने पर बायोप्सी की जाती है। अगर ये लक्षण देते हैं, साइज में बढ़ते हैं या असुविधा देते हैं तो सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। अधिकतर ये गंभीर नहीं होते, लेकिन नियमित निगरानी ज़रूरी है। सर्वाइकल इटोपी। सर्वाइकल एपिथेलियल टॉपिक का मतलब है गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स की सतह से जुड़े मसले। इसमें सामान्य एपिथेलियम, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया या सर्वाइकल कैंसर शामिल हो सकता है। CIN प्री कैंसर स्थिति होती है जो आगे चलकर कैंसर बन सकती है। इसकी जांच के लिए पैप स्मीयर, कोल्पोस्कोपी और बायोप्सी की जाती है। प्री कैंसर स्थिति में लेज़र थेरेपी, लीप या कोन बायोप्सी से इलाज होता है। कैंसर की स्थिति में व्यापक ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी अपनाई जाती है। सर्वाइकल टीयर।
सर्वाइकल टेयर यानी गर्भाशय ग्रीवा में चोट या फट जाना, ये आमतौर पर मुश्किल प्रसव या औजारों के इस्तेमाल के दौरान हो सकता है। लक्षणों में डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, दर्द या संक्रमण हो सकता है। डायग्नोसिस आमतौर पर प्रसव के बाद शारीरिक जांच से होता है। छोटा टीयर खुद भर सकता है, लेकिन बड़ा टीयर सर्जिकल टांकों से ठीक किया जाता है। सही समय पर इलाज से भविष्य की जटिलताएं कम होती हैं। सर्वाइकल सिस्ट। सर्वाइकल सिस्ट, जिन्हें अक्सर नपोथियन सिस्ट कहा जाता है, सर्विक्स पर बनने वाली छोटी तरल से भरी थैलियां होती है। ये तब बनती है जब सर्विक्स के ग्लैंड्स का म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही जमा हो जाता है। ये सिस्ट आमतौर पर बिना लक्षण के होते हैं, बिनाइन होते हैं और इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें अक्सर नियमित पैप स्मीयर या पेल्विक एग्जाम में देखा जाता है। केवल बहुत दुर्लभ मामलों में अगर सिस्ट असामान्य रूप से बड़े हो या लक्षण दे, तब आगे मूल्यांकन या उपचार किया जाता है। फेवाइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूटरस, यूटेराइन फाइब्रॉइड या लियोमायोमा होते हैं, जो यूटरस की मांसपेशियों में बनने वाली गैर कैंसरस गांठें हैं। ये हार्मोन ईस्ट्रोजन पर निर्भर करते हैं और अक्सर प्रजनन आयु की महिलाओं में होते हैं। इनके लक्षणों में भारी माहवारी, श्रोणि में दबाव या दर्द और कभी-कभी प्रजनन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। डायग्नोसिस आमतौर पर अल्ट्रासाउंड से होता है। इलाज लक्षणों पर निर्भर करता है, दवाओं से लेकर सर्जिकल तरीके जैसे मायोमेक्टोमी या गंभीर मामलों में हिस्टेरेक्टोमी तक हो सकता है। फाइब्रॉइड का टाइप बता दो। फाइब्रॉइड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, जो यूटरस की अंदरूनी परत के नीचे बढ़ते हैं और अक्सर ज़्यादा ब्लीडिंग का कारण बनते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, जो यूटरस की मांसपेशियों की दीवार में बढ़ते हैं। सबसीरोस फाइब्रॉइड्स, जो यूटरस की बाहरी सतह पर बढ़ते हैं और आसपास के अंगों पर दबाव डाल सकते हैं। इनके आकार, संख्या और लक्षणों के आधार पर इलाज तय किया जाता है। बॉडी ऑफ क्रॉपेबल फाइब्रॉइड। शरीर के पेरिटोनियल गुहा, पेरिटोनियल कैविटी में जब फाइब्रॉइड्स होते हैं, उन्हें पेडंक्युलेटेड सबसीरोस फाइब्रॉइड कहा जाता है। ये फाइब्रॉइड यूटरस से एक डंठल या स्टॉक के सहारे जुड़े होते हैं और यूटरस के बाहर पेरिटोनियल कैविटी में बढ़ सकते हैं। ये आसपास के अंगों पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे पेट में भारीपन, दर्द या पेशाब की समस्या हो सकती है। इलाज लक्षणों बॉडी और क्रॉपोरिडियल फाइब्रॉइड। कॉर्पोरियल या यूटेराइन बॉडी फाइब्रॉइड वे फाइब्रॉइड होते हैं जो सीधे यूटरस के मुख्य हिस्से बॉडी में विकसित होते हैं। ये इंट्राम्यूरल, दीवार के अंदर, सबम्यूकोसल, अंदर की परत के नीचे, या सबसीरोसल, बाहर की सतह पर हो सकते हैं। इनके लक्षणों में भारी माहवारी, पेल्विक दर्द या प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से होता है। इलाज में दवाएं, सर्जरी जैसे मायोमेक्टोमी या कभी-कभी हिस्टेरेक्टोमी शामिल होती है। सेकेंडरी चेंज इन फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड्स में सेकेंडरी बदलाव तब होते हैं जब वे बढ़ते हैं या पर्याप्त रक्त सप्लाई नहीं मिलती। सबसे आम बदलावों में हाइलिन डीजेनरेशन, टिश्यू का कठोर होना, सिस्टिक डीजेनरेशन, तरल भरे सिस्ट, कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जमा होना और रेड डीजेनरेशन, अचानक दर्दनाक बदलाव शामिल हैं, जो अक्सर गर्भावस्था में होते हैं। ये बदलाव फाइब्रॉइड के अंदर टिश्यू के टूटने या क्षय के कारण होते हैं। अगर लक्षण पैदा हो तो इलाज में दर्द प्रबंधन, मॉनिटरिंग या सर्जरी शामिल हो सकती है। क्लिनिकल फीचर बताओ सेकेंडरी चेंज ऑफ फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड में सेकेंडरी चेंज के क्लिनिकल फीचर्स उस बदलाव पर निर्भर करते हैं। रेड डीजेनरेशन में
अचानक तेज पेल्विक दर्द होता है, खासकर गर्भावस्था में। हाइलिन या कैल्सिफिक चेंज में फाइब्रॉइड अक्सर कठोर महसूस होता है। सिस्टिक डिजेनरेशन में फाइब्रॉइड के भीतर तरल भरे क्षेत्र बन सकते हैं। कभी कभी प्रेशर के कारण पेशाब या मल त्याग में दिक्कत हो सकती है। इन लक्षणों पर अगर गंभीरता बढ़े तो आगे उपचार की ज़रूरत होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फेब्रॉइड। फाइब्रॉइड के कॉम्प्लिकेशंस में भारी माहवारी से अनीमिया, लगातार पेल्विक दर्द या दबाव, प्रजनन संबंधी समस्याएं जैसे इनफर्टिलिटी या बार बार मिसकैरेज शामिल हैं। प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स समय से पहले प्रसव या भ्रूण की पोजीशन में समस्या कर सकते हैं। बहुत कम मामलों में फाइब्रॉइड्स डिजेनरेट होकर तेज दर्द दे सकते हैं। बड़ी संख्या या आकार से आसपास के अंगों पर दबाव पड़ सकता है। समय पर जांच और उचित इलाज इन कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फेब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूटरस का ट्रीटमेंट लक्षणों, उम्र और भविष्य की प्रजनन योजनाओं पर निर्भर करता है। यदि लक्षण हल्के हैं तो सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है। दवाइयाँ जैसे हार्मोनल थेरेपी लक्षण कम कर सकती है। यदि फाइब्रॉइड बढ़े या लक्षणकारी हो तो मायोमेक्टोमी, फाइब्रॉइड हटाना या गंभीर मामलों में हिस्टेरेक्टोमी, पूरे यूटरस को हटाना किया जाता है। अन्य विकल्पों में यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या एमआर गाइडेड अल्ट्रासाउंड शामिल है। ट्रीटमेंट पूरी तरह मरीज की ज़रूरतों पर तय किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ यूटेराइन फेब्रॉइड। यूटेराइन फाइब्रॉइड के प्रबंधन में पहले एक सही डायग्नोसिस किया जाता है, जिसमें पेल्विक अल्ट्रासाउंड या एमआरआई शामिल है। इसके बाद लक्षणों, फाइब्रॉइड के आकार और मरीज की प्रजनन योजना के आधार पर ट्रीटमेंट तक होता है। दवाओं से जैसे GnRH एगोनिस्ट से लक्षण कम किए जाते हैं। यदि लक्षण गंभीर हो तो मायोमेक्टोमी, फाइब्रॉइड हटाना या हिस्टेरेक्टोमी, यूटरस हटाना किया जाता है। कुछ मामलों में यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या अन्य मिनिमली इन्वेसिव तकनीकें अपनाई जाती हैं। फॉलोअप और निगारी भी इस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सर्वाइकल फेब्रॉइड का सिम्टम बता दो, ट्रीटमेंट बता दो, थोड़ा लॉन्ग में बताना, शॉर्टकट में नहीं। सर्वाइकल फाइब्रॉइड यानी गर्भाशय ग्रीवा पर स्थित फाइब्रॉइड के लक्षण अक्सर तब सामने आते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। इनमें पेल्विक दबाव, पेशाब करने में कठिनाई क्योंकि ये मूत्राशय पर दबाव डाल सकते हैं, कब्ज, आसपास की आंत पर दबाव और सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है। ओके। कुछ महिलाओं को असामान्य रक्तस्राव भी हो सकता है। इनका इलाज लक्षणों की गंभीरता, उम्र और भविष्य की प्रजनन योजनाओं पर निर्भर करता है। हल्के मामलों में दवाओं से लक्षण नियंत्रित किए जा सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड बड़े हैं या लक्षणिक है तो मायोमेक्टोमी, सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना, किया जा सकता है। बहुत गंभीर मामलों में हिस्टेरेक्टोमी, पूरे यूटरस को निकालना भी एक विकल्प है। कुछ मामलों में यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जैसी तकनीकें भी इस्तेमाल की जाती हैं। पुलअप्स बता दो। प्रोलैप्स का मतलब है किसी अंग का अपने सामान्य स्थान से खिसक जाना। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में आमतौर पर यूटरस, ब्लैडर, रेक्टम या वजाइना अपनी जगह से नीचे आ सकते हैं। इसके लक्षणों में पेल्विक प्रेशर, नीचे की तरफ कुछ उतरने जैसा एहसास, पेशाब या मल त्याग में दिक्कत या सेक्स के दौरान परेशानी हो सकती है। मैनेजमेंट में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, पेसरी, एक सपोर्ट डिवाइस या गंभीर मामलों में सर्जरी शामिल है। म्यूकस पुलअप्स। म्यूकस पॉलिप्स, जिन्हें एंडोसर्वाइकल पॉलिप्स भी कहते हैं, ये छोटे बिनाइन गैर कैंसरस ग्रोथ होते हैं जो सर्विक्स के म्यूकस उत्पादक क्षेत्र से विकसित होते हैं। इनके लक्षणों में असामान्य रक्तस्राव
जैसे पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। अधिकतर कॉलिप्स बिना लक्षण के होते हैं और रूटीन पेल्विक एग्जाम में पाए जाते हैं। यदि ये परेशानी दे तो इन्हें डॉक्टर आसानी से क्लिनिक में हटा सकते हैं। अगर हटाने के बाद भी ब्लीडिंग जारी रहे तो आगे जांच की जाती है, लेकिन अधिकतर ये गंभीर नहीं होते। क्लिनिकल फ्यूचर ऑफ पुलअप्स। कॉलिक्स आमतौर पर बिना लक्षण के हो सकते हैं, लेकिन जब लक्षण दिखते हैं तो अक्सर असामान्य ब्लीडिंग, जैसे पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या सेक्स के बाद खून आना, भारी मासिक धर्म या कभी-कभी दर्द हो सकता है। कुछ पॉलिप्स बड़े होने पर पेल्विक प्रेशर या भारीपन का एहसास करा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर पॉलिप्स छोटे और बिना परेशानी वाले होते हैं और आमतौर पर पेल्विक एग्जाम या अल्ट्रासाउंड के दौरान ही पकड़े जाते हैं।